कियारा ने कहा, ओ अच्छा, मैं भी उसे ही ढूंढ रही थी अभी। मैं अभी बुलाकर लाती हूँ उसे, रुकिए आप। इतना कि वो वहां से जाने लगी कि तभी उस औरत ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ उस पर बहुत तेज थी, जिससे कियारा को अपने हाथों में दर्द होने लगा। ये देख उस औरत ने जल्दी से अपनी पकड़ उस पर से ढीली की और एक नकली मुस्कान लिए कहा, आई एम सॉरी बेटा, वो गलती से कुछ ज्यादा ही जोर से पकड़ लिया। तुम ठीक तो हो ना? इस पर कियारा ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। तभी उस औरत ने कहा, बेटा तुम ऊपर जाओगे, फिर सानवी को बुलाओगी, फिर सानवी नीचे आएगी, इसमें बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा। इससे अच्छा है कि तुम मुझे ही उसका कमरा बता दो, मैं खुद ही उससे मिलाती हूँ। रॉकी ने उसकी बहुत तारीफें की हैं, वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, इसीलिए मुझे उसे देखने का बहुत मन कर रहा है। ऊपर से मुझे लेट भी हो रहा है, तो मुझे जल्दी जाना है घर। उसकी परेशानी और सानवी से मिलने की एक्साइटमेंट देख कियारा ने कहा, अच्छा ठीक है आंटी, आप खुद ही चल जाइए। वैसे सानू है तो बहुत टैलेंटेड। इतना कि वो उसे सानवी का कमरा बता देती है। वो औरत कियारा के सर पर प्यार से हाथ फेर उसे थैंक यू कहती है और फिर वहां से ऊपर की तरफ चली जाती है। उसके हाथों में एक बड़ा सा बॉक्स था जिस पर गिफ्ट पेपर रैप किया हुआ था। करीब 5 मिनट बाद अभिनव अपने दोस्तों के सवालों से छूट जल्दी से कियारा के पास आया। कौन थी वो औरत और क्या बातें करी थी तुम मुझसे? कियारा ने उसे और उस औरत के बीच की सारी बातों को बता दिया। ये सुन अभिनव के चेहरे पर कंफ्यूजन आ गई। वो वहां से ऊपर की तरफ जाने लगा कि तभी कियारा ने उसे रोक लिया। अरे तुम कहाँ चले? वो बहुत अच्छी आंटी थी, रॉकी की मॉम थी वो। सानू रॉकी को जानती है और आंटी भी सानू से मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी। उनकी बातों से साफ पता चल रहा था कि वो सानू को जानती है। तुम मेरे साथ चलो। इतना कि कियारा उसे जबरदस्ती अपने साथ दूसरी तरफ ले गई। अभिनव बूझे मन से उसके साथ चला गया। उसका मन अभी भी नहीं मान रहा था, पर कियारा इतना श्योर होकर कह रही थी, इसीलिए वो भी मान गया। वहीं दूसरी तरफ आर्यन, जो एक कोने में किसी से फोन पर बात कर रहा था, क्योंकि पार्टी हॉल में एक लाइट म्यूजिक चल रहा था, वहाँ थोड़ा नेटवर्क इशू भी था। काफी देर जब बाद आर्यन पार्टी हॉल में वापस आया, तब उसकी नजर सिर्फ और सिर्फ सानवी को ही ढूंढ रही थी। मगर पूरे हॉल में सानवी उसे कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। वो किचन में गया, उसे लगा शायद हमेशा की तरह सानवी खाने में बिजी होगी, मगर वहां पर भी सानवी उसे नहीं मिली। वो परेशान हो गया। उसने उसके दोस्तों से भी पूछा, मगर सानवी को किसी ने नहीं देखा था। वो तुरंत दौड़ते हुए उसके कमरे में गया, जहां दरवाजा अंदर से बंद था। ये देख उसकी आईब्रो सिकुड़ गई। उसने दरवाजे को जोर से धक्का दिया, मगर फिर भी दरवाजा नहीं खुला। ये देख वो जल्दी से नीचे आया और विक्रम और बाकी सबको ये बात बताई। वहीं अभिनव और कियारा के पास रॉकी आया, जो कि सानवी का क्लासमेट था। हे कियारा, मेरी सानवी, एक्चुअली हमें लेट हो रहा है, मॉम को एक मीटिंग में जाना है, इसलिए हमें अभी निकलना होगा। मेरी मॉम सानवी से मिलना चाहती है, हम उसके लिए गिफ्ट लेकर आए हैं। रॉकी की बात सुन अभिनव और कियारा हैरान और कंफ्यूज हो गए। तुम्हारी मॉम तो मिलने ही गई है ना सानवी से उसके कमरे में? कियारा ने झट से उसे पूछा, जिसे सुन रॉकी कंफ्यूज हो गया और बोला, लेकिन मेरी मॉम तो अभी ही आई है पार्टी में, वो तो कब से सानवी से मिली ही नहीं। वो कब गई सानवी से मिलने? कहते हुए उसने अपने बगल में इशारा किया जहां उसकी मॉम खड़ी थी। ये देख अभिनव और कियारा के चेहरे का रंग उड़ गया। अभिनव जल्दी से सारंग के पास आया, जहां आर्यन की बात सुन वो और ज्यादा हैरान हो गया। उसका दिल एक अनचाहे डर से भर गया। उसने जल्दी से सबको ये बात बताई। विक्रम और सारंग दौड़ते हुए तुरंत सानवी के कमरे की तरफ गए और एक ही झटके में दरवाजे पर लात मारकर जोर से दरवाजे को तोड़ दिया। अंदर जाते ही उन सबकी आंखें फैल गई। सानवी कहीं नहीं थी, पूरा रूम खाली था। सारंग और विक्रम दौड़ते हुए पूरा रूम खोजने लगे। बाथरूम भी देख लिया था उन्होंने, मगर सानवी उन्हें कहीं नहीं दिखी। जानवी की आंखों में अब आंसू आ गए थे। कहाँ गई मेरी बच्चे सारंग? कहते हुए उसके कदम अचानक ही लड़खड़ा गए, मगर जल्द ही उसे शालिनी और सुधा ने संभाल लिया। आर्यन और अभिनव भी चुपचाप खड़े थे। अभिनव के चेहरे पर बेशुमार गुस्सा था। ये जरूर उस औरत ने ही किया होगा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुमने उसे सानवी के कमरे में नहीं भेजा होता तो अभी सानू हमारे साथ होती। कहते हुए वो कियारा को गुस्से से देखने लगा। कियारा अपनी आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए शालिनी के पैर से चिपक गई। उसे इस वक्त अभिनव से बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था। वो अभिनव को बचपन से पसंद करती थी, उसके साथ रहना उसे अच्छा लगता था, मगर अब उसका ये रवैया देख उसे काफी डर लग रहा था। आर्यन अचानक बीच में आ गया और अभिनव को घूरते हुए बोला, चिल्लाना बंद करो उस पर। कहते हुए उसके हाथों की मुट्ठी कस गई। अभिनव ने भी अपने हाथों की मुट्ठी कस ली। अब दोनों ही एक दूसरे के सामने खड़े गुस्से से घूर रहे थे। विवान भी काफी परेशान हो गया था, उसे भी अपने दोस्त की काफी फिक्र हो रही थी। पार्टी में सब इतना ज्यादा बिजी हो गए थे
कि किसी का भी ध्यान सानवी पर गया ही नहीं कि वो इतनी देर से गायब है। तभी सारंग की नजर बालकनी पर गई, जो कि हल्की खुली थी। वो तुरंत दौड़ते हुए बालकनी में गया। जहां जाते ही उसने कस के अपनी आंखें बींच ली। बालकनी में एक पतली सी रस्सी लटक रही थी। भले ही वो दिखने में काफी पतली थी, मगर उसकी मजबूती काफी ज्यादा थी। वहां के आसपास के सारे गार्ड सब मर चुके थे। वो औरत और सानवी दोनों ही वहां से गायब थे। ये देख सारंग ने कस के अपने हाथों की मुट्ठी बनाई और तेजी से अंदर की तरफ चला गया। वीरेंद्र ने अब तक नीचे आए सभी मेहमानों को वहां से जाने का बोल दिया था, इसीलिए अब तक पूरा हॉल खाली हो चुका था। सारंग अपनी कमर पर गन कसते हुए बाहर की तरफ जाने लगा कि चांदनी ने उसे पीछे से टोका। सारंग, कहाँ जा रहे हो तुम? कहते हुए उसकी आंखों में गुस्से के साथ साथ उदासी भी थी। एक तड़प थी अपने बच्चे को देखने की। फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा सानवी को। कुछ नहीं होगा? यहाँ मेरी बच्ची को कोई उसके घर से ही किडनैप करके लेकर चला गया है और तुम कह रहे हो कि फिक्र ना करो। अरे क्या फायदा ऐसी गुंडागर्दी का? कहा था मैंने तुमसे, कहा था कि छोड़ दो ये सब, लेकिन तुमने मेरी एक न सुनी। अब भुगतो। तुम्हारे चक्कर में मेरी बेटी इन सबके बीच आ गई। तुम्हारे दुश्मन मेरी बेटी को लेकर चले गए। कहते हुए जानवी अब फूट फूट कर रोने लगी। विक्रम ने पीछे से कहा, शांत हो जाओ जानवी, इसमें सारंग की कोई। उसने अभी इतना ही कहा था कि तभी जानवी ने बीच में चिल्लाते हुए कहा, आप तो चुप ही रहिए, ये सब आपकी वजह से ही हुआ है। मेरी फूल से बच्ची, उसने दोपहर से कुछ खाया भी नहीं है। पता नहीं कहाँ होगी, किस हाल में होगी। वो औरत उसे कहाँ लेकर गई है, कुछ नहीं पता मुझे। कैसी माँ हूँ मैं अपनी बेटी को प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाई। वहीं विक्रम चुपचाप खड़ा उसकी बातें सुन रहा था। आज तक शालिनी ने भी विक्रम पर इस तरह से चिल्लाकर नहीं कहा था। वो इस तरह से चिल्लाकर बात कर ही नहीं सकती थी। मगर जानवी, वो तो किसी की नहीं सुनती थी। हमेशा से नटखट और शरारती रही थी जानवी, इसीलिए वो विक्रम से बेझिझक कुछ भी कह लेती थी। मगर आज उसने भी पहली बार विक्रम उर्फ मार्फिया किंग पर चिल्लाया था। जानवी जोर जोर से रो रही थी। वहीं सारंग भी चुपचाप खड़ा विक्रम की ओर देख रहा था। उसकी आंखों में एक आग थी। जानवी नीचे जमीन पर घुटने के बल बैठी जोर जोर से रो रही थी। सारंग चुपचाप खड़ा विक्रम की ओर देख रहा था, मगर उसकी आंखों में एक आग थी। वो तेजी से बाहर की ओर निकल गया। उसे इतने गुस्से में जाता देख विक्रम भी उसके पीछे भागा। करीब 3 घंटे बाद सभी लोग अब भी हॉल में बैठे विक्रम और सारंग का इंतजार कर रहे थे। जानवी और क्यारा का रो रो कर बुरा हाल था। शालिनी और सुधा भी काफी परेशान थे, मगर उन्हें जानवी और क्यारा को भी तो संभालना था। विपायन की भी आंखें नम हो गई थी। उसकी इकलौती दोस्त जो ना जाने कब से गायब थी, वो किस हाल में होगी ये सोच सोच कर ही उसकी जान निकल रही थी। अब रात के करीब 2 बज रहे थे, मगर किसी ने अब तक खाना तक नहीं खाया था। सब लोग बस ऐसे ही बेसुध से हॉल में बैठे हुए थे। विक्रम ने वीरेंद्र को घर पर ही रहने को कहा था, ताकि कुछ जरूरत हो या किसी दुश्मन का हमला हो तो वो अलर्ट रह सके। जानवी ने अब तक पानी का एक घूंट भी नहीं पिया था। वो ऐसे ही शाम से बैठी हुई थी। क्यारा रोते रोते सो चुकी थी। उसका भी खाने का मन बिल्कुल नहीं था, मगर शालिनी ने जोर जबरदस्ती करके उसे खिलाकर सुला दिया था। अभिनव, आर्यन और विवान तीनों ही इस वक्त चुपचाप हॉल में खड़े थे। तभी विवान ने धीरे से कहा, सानू ने अब तक कुछ खाया भी होगा कि नहीं? उसे तो भूख बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। वो जब भूखी होती है तब उसे कुछ भी नहीं सूझता। बहुत गुस्सा करती है वो। उन लोगों ने उसे कुछ किया तो नहीं होगा ना? कहते हुए उसका पूरा चेहरा रोने जैसा हो गया था। यह देख सुधा जल्दी से उसके पास गई और उसे अपने सीने से लगाते हुए बोली, रोते नहीं मेरे बच्चे, सानू बिल्कुल ठीक होगी और बहुत जल्द हमारे पास होगी। तुम्हें पता है ना सानू हमारी कितनी ज्यादा स्ट्रांग है। वो बिल्कुल नहीं डरी होगी। अब तुम भी शांत हो जाओ। ऐसे सिचुएशन में हमेशा हमें स्ट्रांग रहना चाहिए, हिम्मत से काम लेना चाहिए। ओके माय ब्रेव बेबी। कहते हुए उसने उसके माथे को चूम लिया। विपान ने अपना सर हाँ में हिला दिया। आज तो बड़े पापा उसका फेवरेट पैनकेक्स बनाने वाले थे ना? कहते हुए उसका गला रूंध गया था। वीरेंद्र जल्दी से आगे बढ़ा और विवान को अपनी गोद में उठाते हुए कहा, स्टॉप क्राइंग विवान, यू नो दैट योर बेस्ट फ्रेंड राइट? शी इज सुपर स्ट्रांग ना, देन व्हाई आर यू सो वरीड अबाउट हर? इतना के वीरेंद्र ने एक रुमाल निकाला और विवान का चेहरा उससे क्लीन कर दिया। विवान अपने दोस्त को बहुत ही ज्यादा मिस कर रहा था, पर वो ये भी जानता था कि सानवी काफी ज्यादा स्ट्रांग है मेंटली। वो जल्दी ऐसी सिचुएशन से डरती नहीं है, मगर वो है तो एक बच्ची ही ना। इस वक्त सबसे ज्यादा किसी को सहारे की जरूरत थी तो वो थी जानवी। वो एक सोफे पर चुपचाप गुमसुम सी बैठी हुई थी। उसकी आंखों के आंसू सूख चुके थे।
जिनकी लकीरें उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी, पर वो अब भी बिना किसी भाव के चुपचाप बैठी हुई थी। अभिनव से रहा नहीं गया और वो जल्दी से दौड़ते हुए किचन में गया और वहां से एक गिलास पानी लेकर जानवी के पास गया। मम्मा, प्लीज आप पानी पी लीजिए। आपने शाम से कुछ भी नहीं खाया है और ना ही एक घूंट पानी पिया है। प्लीज मेरी खातिर ना सही, लेकिन अपनी प्रिंसेस की खातिर ही पी लीजिए। आप ही बताओ, जब वो ये जानेगी कि उसकी गैर हाजिरी में मैंने आपका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा और आपको भूखा रखा, तो वो मुझे कितना डांटेगी, कितना गुस्सा करेगी मुझ पर। आप तो जानते हो ना आपकी उस शरारती सानू को, किसी की नहीं सुनती, सिर्फ अपनी चलाती है हमेशा। बड़ा हूँ उससे, फिर भी मुझे डांट देती है। कहते हुए अभिनव मासूम सा चेहरा बना लेता है, जैसे सानवी उस पर कितना जुल्म करती हो। ये देख जानवी का रोना छूट जाता है और वो कस के अभिनव को गले लगा लेती है। उसके सीने पर अपना सर रख जानवी फूट फूट कर रोने लगती है। अभी मेरा बच्चा, देखो ना हमारी सानू कहाँ चली गई है। कब से उसकी आवाज़ नहीं सुनी है मैंने, उसकी शरारतें नहीं देखी है मैंने। पूरा घर शांत हो गया बेटा। उसकी बातें सुन अभिनव का दिल भी भर आया, मगर फिर भी उसने अपने दिल को मजबूत किया और जानवी के सर पर प्यार से सहलाते रहा। उसके माथे को चूम वो वहीं खड़ा रहा और धीरे धीरे उसके सर पर हाथ रख उसे थपकी देने लगा। न जाने कब रोते रोते जानवी उसके सीने पर ही सर रखे बैठे बैठे सो गई। अभिनव ने उसे वहीं सोफे पर लिटा दिया। बाकी सभी ये नज़ारा देख काफी ज्यादा इमोशनल हो गए थे। वीरेंद्र काफी टाइम से विक्रम और सारंग का फोन ट्राई कर रहा था, मगर वो लोग का फोन लग ही नहीं रहा था। अभिनव ने वो पानी का ग्लास उठाया और वहां से किचन की तरफ चला गया। कुछ देर बाद अपने हाथों में पानी से भरी ग्लास की ट्रे लिए वो बाहर आया। वो धीरे धीरे सबके पास गया और सबको समझा बुझा कर पानी पिला दिया। विवान भी वीरेंद्र की गोद में सो गया था। वीरेंद्र ने भी उसे अच्छे से उसके कमरे में सुला दिया, लेकिन आर्यन और अभिनव ने अब तक कुछ भी नहीं पिया था। तभी आर्यन अचानक से दौड़ते हुए वापस ऊपर की तरफ गया जहाँ सानवी का रूम था। ये देख अभिनव भी उसके पीछे गया। रूम में आते ही आर्यन यहाँ वहाँ देखने लगा। वो पूरे रूम को अच्छे से चेक कर रहा था। सारा सामान तहस नहस हो गया था, मगर उसे कुछ नहीं मिला। वो अपना बाल पकड़ जोर से चिल्लाया। तभी उसकी नज़र एक कोने में पड़े बांस के कुछ टुकड़ों पर गई। वो जल्दी से दौड़ते हुए वहां गया और उसे उठा लिया। उस पर खून लगा हुआ था। अभिनव भी अब तक वहां आ चुका था और उसने भी वो देख लिया था। ये किसका खून हो सकता है? सानू का तो नहीं होगा। आई एम श्योर वो बिल्कुल सेफ होगी। आई नो, अभिनव ने धीरे से कहा। वीरेंद्र ने आकर जल्दी से उन दोनों के कंधे पर हाथ रखा। उसने भी वो सब देख लिया था। उसे भी सानवी की काफी फिक्र हो रही थी, मगर उसने अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने दी। वीरेंद्र ने अब तक पूरे मेंशन का कैमरा चेक कर लिया था, जहां से उसे सिर्फ बैकयार्ड का कैमरा टूटा हुआ मिला। वो पूरी तरह से खराब हो चुका था। उसकी फुटेज भी बस सुबह तक की थी। उसके बाद से दोपहर से उसकी फुटेज गायब थी। ये वही बैकयार्ड था जहां से सानवी की बालकनी नजदीक थी। इसका मतलब साफ था कि वो औरत जरूर सानवी को बैकयार्ड से ही लेकर गई होगी। बैकयार्ड पर पहरा दे रहे सभी गार्ड मर चुके थे। उनके मुंह से झाग निकल रहा था और गला भी कटा हुआ था, जैसे पहले उन सबको नींद की दवा दी गई हो जिसमें थोड़ी मात्रा में जहर भी था। उसके बाद नींद में ही उनका गला काट दिया हो। ये सब कुछ एक बहुत ही बड़ी प्लानिंग का हिस्सा था। ये बात वीरेंद्र जान चुका था। उसने ये सारी बातें विक्रम और सारंग को भी ऑन कॉल बता दी थी। तब से ही लेकर अब तक विक्रम और सारंग का फोन लग नहीं रहा था। वीरेंद्र भी काफी परेशान हो गया था, मगर ऐसे में उसे हिम्मत से काम लेना था। वो ऐसे ही सबके सामने अपनी फिक्र जाहिर नहीं कर सकता था। कुछ घंटों बाद विक्रम और सारंग ने पूरे शहर में सानवी को ढूंढ लिया था, मगर उन्हें अब तक सानवी का कुछ पता नहीं चला था। ऐसा लग रहा था जैसे ये सब बहुत पहले से प्लान किया गया हो। सानवी का कहीं नामो निशान नहीं मिल रहा था। वहीं दूसरी तरफ एक बड़े से कमरे में एक छोटी सी लड़की बेहोश थी। ये कोई और नहीं बल्कि सानवी ही थी, जो अभी भी अपने उसी बर्थडे वाली ड्रेस में बेड पर बेहोश पड़ी हुई थी। मगर उसकी हालत अब बहुत ही ज्यादा खराब थी। उसके पूरे कपड़े गंदे हो चुके थे। जो कल तक व्हाइट कलर के फ्रॉक में घूम रही थी, आज वो पूरी तरह से खून और मिट्टी के दाग से सने हुए थे। उसके पूरे बाल बिखरे थे। पूरा चेहरा पसीने और आंसुओं से भीगा हुआ था। एक गाल पूरी तरह से सूज चुका था और होठों पर भी खून लगा हुआ था। वहीं उस कमरे के बाहर दो लोग खड़े थे, जो दिखने में काफी ताकतवर लग रहे थे। ठीक उसी के पास में वो औरत खड़ी थी जो कि सानवी के घर उसे किडनैप करने गई थी। ये कोई और नहीं बल्कि लीसा ही थी, जो मार्क्स के साथ रहती थी और उसकी गर्लफ्रेंड थी, या यूँ कह लो कि उसकी बेड पार्टनर थी।
सानवी के घर जाने का प्लान काफी टाइम पहले ही बन चुका था, इसीलिए एलिसा ने सानवी के सबसे करीबी दोस्त उसके रॉकी का फायदा उठाया और उसी की मम्मी का भेष बनाकर वो उसके घर गई। उसकी एक्टिंग स्किल्स तो पहले से ही काफी अच्छी थी, इसीलिए वो और भी ज्यादा इमोशनल होकर कियारा और बाकी सबको चकमा दे सकी। हालांकि उसका सामना विक्रम, सारंग या फिर वीरेन से नहीं हुआ था, मगर गार्ड भी उसे पहचान नहीं पाया कि ये कोई बहरूपिया है, क्योंकि लिसा ने अपने चेहरे पर हूबहू रॉकी की मम्मी के चेहरे वाला मास्क लगाया था, जो कि बिल्कुल आर्टिफिशियल था, मगर उसकी बनावट इतनी रियल थी कि कोई भी उसे पहचान ना पाए। हर कोई उसे देख मात खा जाए। मार्क्स विक्रम को हराना चाहता था, उससे बदला लेना चाहता था और इसके लिए उसे विक्रम को कमजोर करना होता। और विक्रम को कमजोर करने का सबसे बड़ा तरीका मिला उसे उसके राइट हैंड यानी कि सारंग को उससे अलग करके। और सारंग की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी बीवी और बच्चे थे, मगर जानवी तक पहुंच पाना उनके लिए थोड़ा मुश्किल था। लेकिन सानवी के बर्थडे वाली पार्टी की बात सुनकर उन सबके चेहरे पर एक चमक आ गई थी और उन लोगों ने मिलकर एक प्लान बनाया। सानवी को सभी की नाक के नीचे से ले गया और किसी को भनक तक नहीं पड़ी। यही उनके प्लान का सबसे बड़ा हथियार था। मार्क्स ने विक्रम की हर एक डिटेल्स निकलवाई थी, क्योंकि पहले भी विक्रम और मार्क्स का सामना किसी बिजनेस डील में हो चुका था और विक्रम ने उसे धूल चटाई थी। वो तब से उससे बदले लेने की फिराक में था और अब उसे आखिरकार वो मौका मिल ही गया था। इस दौरान मार्क्स को यह भी पता चला था कि उसका बेटा यानी कि अभिनव सारंग के साथ उसी घर में रह रहा है। वो अब तक जिंदा है। मार्क्स को लगा था कि वो दोनों माँ बेटे अब तक मर चुके होंगे, क्योंकि इतने साल से उनका ना ही कोई नामो निशान मिला और ना ही कोई खबर। अभिनव के बारे में जान मार्क्स का खून खौल उठा। वो कैसे भी करके अभिनव को वहां से जान से मारना चाहता था। उसे ये बिल्कुल भी गवारा नहीं था कि उसका बेटा उसी के दुश्मन के साथ रहे। ऊपर से उसकी बरसों पुरानी नफरत भी अभिनव के लिए उसके मन में जहर घुलने का काम कर रही थी। वो कुछ करता इससे पहले कि उसे एक और नई खबर मिली, जानवी, जिसकी तलाश न जाने वो कब से कर रहा था। हर रात कपड़ों की तरह लड़कियां बदलने वाला इंसान, राक्षस। उसकी नजर में अब जानवी उसका एक नया खिलौना थी। मगर जब उसे पता चला कि जानवी सारंग रायचंद की वाइफ है, तो उसका खून ही खौल उठा। उसके गुस्से का कोई ठिकाना नहीं रहा कि उसने काफी दिनों से किसी दूसरी लड़की के साथ इंटीमेट होना भी बंद कर दिया था। उसे हर जगह बस जानवी ही दिखाई दे रही थी। वो उसकी खूबसूरती में पागल हो चुका था पूरी तरह से। जब उसे ये पता चला कि जानवी और सारंग की एक बेटी है सानवी, तब उसके दिमाग में कुछ शैतानी मगर कुछ सोच से भी ज्यादा उसकी घटिया दिमाग में एक आइडिया आया और उसने बड़े ही सावधानी से प्लानिंग करके लिसा को सानवी के घर भेजा उसे किडनैप करने के लिए। वहीं वो दोनों आदमी जो कि मार्क्स के ही आदमी थे, वो लोग उसी के कमरे के बाहर खड़े थे जहां सानवी को बंद करके रखा गया था। लिसा भी ठीक उसी के पास में खड़ी थी। लिसा ने गुस्से में कहा, तुम लोगों ने उस बच्ची को कितना हाई डोज दे दिया है कि उसे होश ही नहीं आ रहा है। वो कब से बेहोश पड़ी है, कहीं मर तो नहीं गई ना? उसकी बात सुन उन आदमियों ने अपना सर ना में हिलाते हुए कहा, मैंने तो बस उसे थोड़ा सा ही डोज दिया था, बाकी का काम तो आपने ही किया था ना मैम। इस पर लिसा गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठी बनाते हुए बोली, तो और क्या करती? ये बच्ची है या आफत? इसका मुंह तो बंद ही नहीं हो रहा था और ना ही इसके हाथ पैर काबू में आ रहे थे। अगर इसके सर पर मैं बात से नहीं मारती तो ये पक्का चिल्ला चिल्लाकर सबको बुला लेती और हम सब पकड़े जाते। ये सुन उन आदमियों के चेहरे पर भी गुस्सा छा गया। मैम, आपको तो फिर भी इसने सिर्फ परेशान किया, मगर हमें तो जब इसे होश आया था तब तो जैसे 100 हाथियों का बल आ गया था इसके पास। कितनी जोर से इतनी लात मारी है मुझे मेरे प्राइवेट पार्ट पर, बहुत दर्द हो रहा है। कहते हुए वो अपना हाथ दोनों टांगों के बीच रख लेता है। तभी दूसरा बोला, तुझे तो छोड़, मुझे कैसे मारा है इसने? मेरे तो सारे बाल ही नोच डाले इसने, पूरा सर हल्का हो गया मेरा तो। ऐसा लग रहा है जैसे ऊपर का सारा माला ही खाली हो चुका है। ये सुन लिसा और वो आदमी हंसने लगे, मगर अगले ही पल लिसा बोली, लेकिन कुछ भी कहो, उस एसआर ने इस लड़की को ट्रेनिंग जबरदस्त दी है। भले ही ये हमसे एज में काफी कम है, मगर इसे सब पता है कि कब कौन कैसे पार कर सकता है। भले ही ये हमसे एज में काफी कम है, मगर इसे सब पता है कि कब कौन कैसे वार कर सकता है। मैं जब इसके कमरे में गई इसे किडनैप करने, तब ये बिल्कुल भी नहीं डरी, उल्टा मुझे ही धमकी दे रही थी अपने डैड और सुपरमैन की, और काफी हाथ पैर चला रही थी, मार भी रही थी मुझे। इसीलिए मुझे इसे बेहोश करना पड़ा, वरना मुझे लगा था कि ये काम काफी आसान होगा, मगर नहीं। ऐसा की बेटी से और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्रुएलिटी। इतना कि वो एक गहरी सांस लेती है। उसकी आंखों में नफरत थी, मगर होठों पर एक जानलेवा मुस्कान। ऐसे ही कुछ टाइम बीत गया।
अब लगभग सुबह हो चुकी थी, मगर अब तक विक्रम और उसके आदमियों को कुछ सानवी का पता नहीं चला था। ऐसा पहली बार हो रहा था जब खुद माफिया किंग किसी के लिए इतना तड़प रहा हो, पागलों की तरह उसे यहाँ वहाँ ढूंढ रहा था। सारंग की भी हालत अब खराब हो चुकी थी, मगर उसका चेहरा अब भी एक्सप्रेशन लेस ही था। लेकिन आंखों का क्या, आंखें तो हमेशा ही सच बोलती हैं। उसकी आंखों में डर जरूर आ गया था, जो वो चाहकर भी छुपा नहीं पा रहा था। कुछ देर बाद वो लोग वापस घर आ जाते हैं, क्योंकि एक तो वो लोग कल शाम का निकले थे घर से बाहर, ऊपर से उनका फोन भी नहीं लग रहा था। सब काफी परेशान थे घर पर। जानवी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। वो जब भी नींद से जागती हमेशा सानवी को ही तलाशती, मगर उसके हाथ कुछ नहीं लगता। आर्यन और अभिनव का गुस्सा भी और भी ज्यादा बढ़ चुका था। उन्हें उनके डैपर्स पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, मगर वो कुछ नहीं कर सकते थे। उन लोगों ने तो कई बार घर से बाहर जाने का भी ट्राई किया, मगर वीरेंद्र जबरदस्ती उन्हें अंदर बांध कर रखता, उन्हें बाहर जाने से सख्त मना कर देता। आर्यन और अभिनव दोनों ही सानवी से बहुत प्यार करते थे। अभिनव तो उसे अपनी जान मानता था, उसकी इकलौती प्यारी सी बहन जो हमेशा उसे परेशान करती, मगर आज उसे कोई परेशान करने वाला कोई नहीं था। वरना सानवी रोज सुबह सबसे पहले उठकर अभिनव के कमरे में जाती और उसकी पीठ पर चढ़ जाती। आज वो काफी मिस कर रहा था अपनी छोटी सी शैतान को। वहीं आर्यन, सानवी तो उसकी रूह में बसी थी, सानवी का नाम तो उसकी सांसों में बसा था। पहली बार वो सानवी से इतना दूर और इतना देर तक दूर रहा था, वरना आज तक सानवी को उसने 1 घंटे के लिए भी खुद से दूर नहीं किया था। सानवी के बिना वो रह ही नहीं पाता था, इसीलिए वो उसके स्कूल ट्रिप पर भी उसे नहीं भेजता था। सानवी हमेशा जिद करती थी, मगर वो उसे खुद ही यहाँ वहाँ घुमा लाता था, लेकिन उसे कहीं दूर नहीं जाने देता था अकेले। वहीं विक्रम और सारंग को अब तक पता चल चुका था कि सारा किया धरा मार्क्स का है। उनके आदमी ही मार्क्स से मिल चुके थे और उन्होंने ही उसकी हेल्प की थी। ये सुनते ही दोनों का खून मानो आग बबला हो गया। दोनों कभी भी ज्वालामुखी की तरह फट सकते थे। सारंग ने अपने सारे आदमियों को काम पर लगा दिया था। पूरा शहर जांच पड़ताल की निगरानी में था। सारंग की दहशत ने एक बार फिर अपना रंग दिखा दिया था। सब लोग कुत्तों की तरह यहाँ वहाँ सब जगह ढूंढ रहे थे। कुछ देर बाद जब विक्रम और सारंग अपने घर लौटे तो हॉल में ही सभी लोग खड़े मिले। जानवी तो सारंग को देखकर ही उसकी ओर लपकी, मगर सारंग के हाथ और कपड़े पर खून के छींटे थे। ये देख वो ठिठकी, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। ये क्या हालत बना ली है तुमने अपनी, कहते हुए वो उसके गले लग गई और जोर जोर से रोने लगी। सारंग ने भी कसकर उसे अपनी बाहों में भींच लिया। मुझे माफ कर दो सारंग, प्लीज, आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मैं गुस्से में थी इसीलिए बोल गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। वो हमारी बेटी है सारंग, सानवी हमारी बेटी है, सारंग और जानवी की, उनके प्यार की निशानी हमारी सानवी। कहते हुए उसने अपना सर सारंग के सर से जोड़ लिया। उसका पूरा चेहरा आंसुओं से लथपथ था। वो जोर जोर से रो भी रही थी। उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी। सारंग अपनी आंखें बंद किए उसके हर एक लफ्ज को सुन रहा था। आई एम ऑलवेज विथ यू सारंग, ऑलवेज, आई लव यू सारंग, आई रियली लव यू। इतना के उसने धीरे से उसकी नाक पर किस कर लिया। ये महसूस कर सारंग ने अपनी पकड़ जानवी की कमर पर कस दी। उसे इस वक्त जानवी के प्यार की बहुत जरूरत थी। तभी सारंग के फोन पर एक मैसेज आया जो बीप की साउंड के साथ उस हॉल की उस शांति को भंग कर दिया। सारंग जानवी से अलग हुआ और अपना फोन निकालकर देखने लगा। वो कोई वीडियो था। सारंग ने उसे प्ले किया। ये वही वीडियो था जिसमें सानवी कमरे में बंद थी और उन लोगों से छूटने की कोशिश कर रही थी, उन्हें मार रही थी। तभी लिसा ने आकर खींच के उसे थप्पड़ मारा। ये थप्पड़ इतनी जोर से था कि उसका सिर बेड से टकराया और उसके सर से खून निकलने लगा। लिसा इतने पर भी नहीं रुकी। उसका गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ गया था कि उसने 3-4 और थप्पड़ खींच के एकदम सानवी को मारे और उसके बाल पकड़ कैमरे के सामने किया। फिर उसके चेहरे से लेकर उसके गले तक एक नुकीला चाकू फिराया और सीधा एक तेज वार उसके हाथ पर कर दिया, जो कि उसकी बाह पर लगा था और उसकी बाह से खून निकलने लगा था। हालांकि ये घाव इतना ज्यादा नहीं था, मगर फिर भी चोट तो लगी थी उसे। ये सब कुछ सब लोग वीडियो में देख रहे थे। सानवी की चीखें, उसका रोना चिल्लाना सब कुछ सुनाई दे रहा था। बहुत ही ज्यादा भयानक था ये सब, किसी छोटी सी 6 साल की बच्ची को झेलना। तो आज का एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये तो कुछ भी नहीं था, आगे आगे देखिए होता है क्या, क्योंकि आगे और भी ज़्यादा राज खुलने वाले हैं और भी ज़्यादा सस्पेंस भरा है इसके अंदर। और ये एपिसोड पे मुझे ज़रूर बताना कि आपको जो एक्शन और थ्रिलर था वो कैसा लगा। क्या सारंग और विक्रम उसे बचा पाएंगे? आर्यन का क्या रिएक्शन होगा इसके बाद?
जाने के लिए सुनते रहिए फॉलिंग फॉर द एनिमी सिर्फ और सिर्फ सनाया स्टोरीज के साथ।